हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc सेकेंड सेमेस्टर की बुक है जो हमारे वेक्टर कैलकुलस उसके चैप्टर नंबर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर थर्ड देखेंगे। तो जो हमारी थ्योरम्स चल रही थी, हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर थ्योरम फर्स्ट कर ली थी। ठीक है, आज हमारी होंगी बाकी की सारी थ्योरम्स इस लेक्चर के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। इनमें से एक एग्ज़ाम में आ ही जाती है आपकी। ओके, तो अब हम करेंगे सेकंड थ्योरम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपकी। ओके, एक तो सेकंड है, आई थिंक एक सिक्स्थ थ्योरम होगी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम होंगी आपकी। और बीच की जो ये छोटी छोटी थ्योरम्स आएंगी वो आपकी कंपलसरी क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज का जो 2.1 का ये वाला लेक्चर है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें से एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ आपका कवर होने की गुंजाइश रहती है। ओके, तो देखो क्या है थ्योरम सेकंड। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन f of a scalar variable t to have a constant magnitude is f डॉट df अपॉन dt इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी थ्योरम होगी ना उसकी स्टेटमेंट आपको 2-3 बार पढ़नी है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि क्या बोल रखा है। कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है ना किसी भी वेक्टर फंक्शन f की, वो ये है कि अगर हमें उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दे रखा है तो वो हमारा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दे रखा है तो वो हमारा इसके इक्वल होगा। ठीक है, बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नेसेसरी कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे, पहले कि उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, हमारा जो फंक्शन है जो कि टी वेरिएबल का है उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, जब हम इसका डेरिवेटिव वगैरह करेंगे तो वो इसके इक्वल होगा। और अगर हमें टर्म सफिशिएंट कंडीशन में क्या दे रखा है कि अगर हमें ये टर्म ये दे रखी है ना, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो उसका मैग्नीट्यूड है ना वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन f ऑफ अ स्केलर वेरिएबल t टू हैव अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज f डॉट df अपॉन dt इक्वल्स टू 0। तो पहले हम क्या लेंगे, कंडीशन इज नेसेसरी, तो हमने ये ले लिया। अब कंडीशन इज नेसेसरी में हम क्या लेंगे कि f हमारे वेक्टर फंक्शन है स्केलर वेरिएबल t का, तो ये बात लिख देना। उसके बाद हमें ये चीज़ दे रखी है एक मेन कि f है ना मेरा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। तो पहले हम लिखेंगे कि f बी अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t, फिर हम लिखेंगे कि f बी अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है उसका हमारे पास, कि जो हमारा f है ना उसका क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, f बी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट ही होगा वो। ठीक है, तो ये टर्म हमें गिवन दे रखी है। मुझे प्रूव क्या करना है, इससे ये प्रूव करना है ना कि f मेरा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है तो f हमारा, हमने उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कांस्टेंट ले लिया। मुझे प्रूव करना है ये। अब किसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि f डॉट वेक्टर लेना है ना, वेक्टर बोल रखा है तो f डॉट एफ भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट करके ही तो ये आया है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर मुझे प्रूफ में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव चाहिए मुझे, तो हम क्या कर देंगे, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड। तो डेरिवेटिव लिया तो डी बाई डी टी ये हो गया एफ डॉट एफ। अभी मेरा जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। लास्ट थ्योरम में प्रूफ भी कर दिया ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो गया तो यहाँ पे जीरो आ गया। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव किस तरीके से होगा, डॉट प्रोडक्ट का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लेंगे तो एफ डी एफ बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी एज इट इज़ डॉट एफ इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है, इनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं आगे पीछे करके लिख देती हूँ ताकि ये दोनों टर्म हमारी सेम टाइप की हो जाएं। तो इसको भी मैं लिख सकती हूँ एफ डॉट डी एफ बाई डी टी। अब ये दोनों टर्म सेम है तो ये क्या होगा, 2 ऑफ एफ डॉट डी एफ बाई डी टी हो गया इक्वल्स टू 0। ये 2 अगर बाय में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इक्वल्स टू 0.20। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था कि हम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लेके चले और ये हमारा 0 आ जाए। तो ये तो हमारे इस तरीके से प्रूफ हो गया। उसके बाद ये तो कंडीशन नेसेसरी थी। अब है कंडीशन इज सफिशिएंट। ठीक है, इसमें हम ये टर्म तो लेके चलेंगे और ये बनाएंगे, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे, यहाँ से स्टार्ट करो फिर ये स्टेप लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो फिर ये फिर ये फिर ये, और ये ऐसे क्या ऐसे उल्टा लिख देंगे तो आपकी कंडीशन इज सफिशिएंट बन जाएगी।
देखो कैसे, एफ डॉट हमें डी एफ बाई डी टी दे रखा है इक्वल टू 0, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये देख के चलना है। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इक्वल टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी डॉट एफ इक्वल्स टू 0। ये हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट एफ, डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट एफ इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे एक तरीके से हमने किसी का भी डेरिवेटिव, मतलब एफ डॉट एफ का डेरिवेटिव 0 आया होगा, इसका मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो एफ डॉट एफ इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये बिल्कुल ये आना चाहिए, ये तो बिल्कुल इसका उल्टा ही था सफिशिएंट कंडीशन के अंदर। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। जो ये थ्योरम थी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी और बिल्कुल ही ईजी थ्योरम थी, तो आप अच्छे से कर लेना। जो आपकी थ्योरम नंबर 3 है ना, उसमें सिर्फ ये कंसेप्ट यूज़ होगा, उसमें सेकंड थ्योरम बिल्कुल एज इट इज़ यूज़ होगी। सिर्फ हमें ये पता है कि दो हमारे पास कोई भी वेक्टर है ना, उनकी डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक ये कंसेप्ट और यूज़ होगा। पहले तो हमें सेकंड थ्योरम यूज़ करनी है पूरी की पूरी, उसके बाद फिर हमें पता है कि किन्हीं भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तो वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो फिर आप ये कंसेप्ट यूज़ कर देंगे, बाकी उस थ्योरम में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो आप वो रीड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट थ्योरम इज़ थ्योरम नंबर 4, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसके दोनों पार्ट्स आपके कंपलसरी क्वेश्चन में आने के पूरे पूरे चांस है। ओके, तो देखो क्या है कि इफ़ एफ इज़ अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। एफ हमारा एक वेक्टर फंक्शन है वेरिएबल टी का, और ये चीज़ हमें गिवन दे रखी है कि मोड ऑफ एफ है ना, इस एफ के इक्वल है। मोड ऑफ मतलब वेक्टर वाला फंक्शन का मोड इक्वल टू है हमारे स्केलर फंक्शन के। ठीक है, तो हमें ये चीज़ और प्रूव करनी है कि डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर के स्क्वायर का इसके इक्वल होगा स्केलर वाली टर्म की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखो क्योंकि मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना है, मुझे इसके स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। तो मुझे ये चीज़ गिवन है कि क्योंकि इसी का तो यूज़ करेंगे ना, तो मुझे स्केयर का डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो हमारी जो ये टर्म है वो इसके इक्वल आ जाएगी। और देखो जैसे ये है एफ का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, इसको हम ऐसे भी देखो ध्यान से देखना, इस टर्म को हम, जैसे मुझे ये दे रखा है मैग्नीट्यूड एफ का, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इक्वल टू एफ। ठीक है, अगर मैं एफ का स्क्वायर लिखना चाहूँ, या फिर मोड ऑफ एफ का स्क्वायर लिखना चाहूँ, मतलब मेरे पास या तो मैं 2 का स्क्वायर लिख दूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास 2 है उसका स्क्वायर लिख दूँ, -2 ले लेते हैं, या तो मैं -2 का स्क्वायर लिख दूँ या फिर मोड ऑफ -2 का स्क्वायर लिख दूँ। ठीक है, अब या फिर मैं तो 2 का स्क्वायर लिख दूँ या फिर मोड ऑफ 2 का स्क्वायर लिख दूँ। ये दोनों टर्म सेम है ना, मतलब ये एफ चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो मोड वाली टर्म और सिंपल टर्म सेम ही तो रहेगी ना। तो वेक्टर का स्क्वायर लिख दूँ मैं या फिर इसका मोड का स्क्वायर लिख दूँ, ये दोनों टर्म सेम रहेगी। और ये फिर आगे किसके इक्वल दे रखी है, एफ के स्क्वायर के इक्वल दे रखी है। तो मैं इस टर्म को इसकी जगह लिख सकती हूँ ना कि एफ स्क्वायर को, वेक्टर के एफ स्क्वायर को किसके इक्वल लिख दूँ मैं, एफ स्क्वायर के सिंपल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रहने देना, ये देख लेना डायरेक्ट कि इसको हम ये लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर। तो डी बाई डी टी ऑफ क्या हो गया, एफ का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे, पावर में से कम, तो 2f डी एफ बाई डी टी। तो ये आ गया इसका आंसर। सिर्फ हमने ये देखना है कि एफ के वेक्टर का स्क्वायर है ना, एफ स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि इक्वल तो होगा ही ना, कि मोड ऑफ एफ के इक्वल इन्होंने खुद से दे रखा है। फिर मुझे पता है जैसे ये वेक्टर का स्क्वायर होगा इस मोड ऑफ एफ के स्क्वायर के इक्वल ही होगा। फिर ये टर्म हमारी क्या है, जैसे इन दोनों का हम स्क्वायर लें तो मोड ऑफ एफ का स्क्वायर किसके इक्वल, एफ स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारी ये टर्म आ गई इसके इक्वल, तो हमारी इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। देखो क्या दे रखा है कि अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इक्वल होगा एफ इंटू डी एफ बाई डी टी के। ठीक है, तो अभी हमारे क्वेश्चन में जो हमें यूज़ करने के लिए बोल रखा है कि मोड ऑफ एफ इक्वल टू एफ है, तो हमारा ये दे रखा है कि एफ इक्वल टू मोड ऑफ एफ टाइप से दे रखी है ये टर्म इस तरीके से। मोड वाली टर्म के अंदर तो वेक्टर है और दूसरी टर्म के अंदर वेक्टर नहीं है। अब मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है
कि है ना मुझे तो ये इस तरीके की टर्म चाहिए, डबल एफ, दो एफ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे जैसे एक टर्म मेरे पास ये हो गई इस तरीके से, मैं इसको ऐसे 2 बार लिख दूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोड ऑफ एफ का स्क्वायर इक्वल टू आ गया एफ इंटू एफ के इक्वल आ गया, इस तरीके से, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा हमारा, ये एफ स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें अगर मैं देखूँ तो 2 टर्म नहीं आ गई, कि हमारी यहाँ पे इस तरीके से 2 टर्म आ गई कि जो मेरा एफ स्क्वायर है ना वो किसके इक्वल है, एफ इंटू एफ के, और मेरा मोड ऑफ एफ स्क्वायर है वो भी किसके इक्वल हो गया, एफ इंटू एफ के। इसका मतलब यहाँ से तो सिर्फ हमें ये पता चला है कि जो मेरी ये टर्म है ना मोड ऑफ एफ का स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, और ये हम यूज़ भी करेंगे यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी भी मैंने प्रूफ कर रखा है। तो ये इतना आप इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ एफ का स्क्वायर इक्वल टू एफ का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं करके आना है, तो मैंने बस बताया कि ये इसके इक्वल हो गया। आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे ऐसे ही कर लेना। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है हमारा। उसके बाद मुझे तो इसके अंदर ये इस टाइप की चीज़ चाहिए ना, डबल एफ टाइप की। तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे पता है एफ डॉट एफ अगर मैं करूँ तो वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्क्वायर होता है। जैसे मैंने लास्ट थ्योरम में क्या किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्क्वायर कांस्टेंट दे रखा था, तो मैंने ऐसे नहीं किया था एफ डॉट एफ इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये टर्म तो इसके इक्वल होती है, तो हमें पता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एफ स्क्वायर के इक्वल होता है। अभी प्रूफ करके भी दिखाएं, तो ये एफ स्क्वायर होगा एफ डॉट एफ। ठीक है, अभी मुझे इसी तरीके की टर्म तो चाहिए थी, डबल डेरिवेटिव टाइप, मतलब डबल इस डेरिवेटिव के लिए इसी तरीके की चीज़ चाहिए थी। तो हमारे पास आ गया है, क्या आ गया है कि एफ डॉट एफ है ना एफ स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि एफ डॉट एफ मोड ऑफ एफ स्क्वायर के इक्वल होता है और मोड ऑफ एफ स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारी ये टर्म इसके इक्वल आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो है हमारा वेक्टर, तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस हमारी इसका डेरिवेटिव, और सेकंड फंक्शन एज इट इज़, इसका क्या होगा 2f df बाई dt टाइप से। ये हमारी इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, सेम टर्म होगी तो ये क्या हो जाएगा 2f df बाई dt इक्वल्स टू हो जाएगा 2f df बाई dt, 2 से 2 कैंसिल, ये टर्म आ गई। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, इसमें ये आपको बिल्कुल भी करके नहीं दिखाना है, और वैसे भी प्रूफ ऊपर हो चुका था, ये इसके इक्वल है, तो ये यही प्रूफ कर लेना। ओके, और उसके बाद तो कुछ नहीं है, बिल्कुल इसका डेरिवेटिव करना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। देखो, इफ f इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t, देन d बाई डी टी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव करना है सिंपल। इस वजह से हम बुक से कर रहे हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास ये है, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा डी एफ अपॉन डी टी इंटू डी एफ अपॉन डी टी। हमें पता है कि दो की क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमारे सेम टाइप की दो चीज़ें हो ना, जैसे ए क्रॉस ए हो गया, तो इन दोनों ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो होते हैं। मतलब सेम की सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है, तो ये टर्म जीरो हो गई और ये टर्म इसके इक्वल आ गई, और यही हमें इसके अंदर प्रूफ करना था। तो ये बिल्कुल ही छोटी सी थ्योरम थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो ये आपको इस तरीके से करना है। अब देखो सिक्स्थ थ्योरम कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, अभी हम करेंगे। देखो सिक्स्थ थ्योरम क्या है कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टी टू हैव अ कांस्टेंट डायरेक्शन इज एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी वेक्टर एफ की ऑफ स्केलर वेरिएबल टी कांस्टेंट डायरेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट डायरेक्शन। तो कांस्टेंट डायरेक्शन के लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ये है कि एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी ज़ीरो हो जाए, और एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी ज़ीरो है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट हो जाए, दैट इज़ जो हम वेक्टर लेंगे वो हमारा कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर हम किस तरीके से डिफाइन करते थे, इस तरीके से डिफाइन करते थे कि एफ
ये जैसे एफ वेक्टर हमारे पास है और उसके ऊपर हमने ये कैप लगा दिया, तो ये हमारा क्या होता था, यूनिट वेक्टर। जो कि यूनिट वेक्टर होता था वो हमारे किसके इक्वल होता था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, है ना। ये होता था हमारे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। जैसे मेरा ये वेक्टर, अगर मुझे ये यूनिट वेक्टर चाहिए तो ये क्या होगा, जैसे वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, दैट इज एफ अपॉन एफ, इस तरीके से होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर हमारा इसका स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा ना। तो मेरा एफ कैप किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, दैट इज एफ वेक्टर अपॉन एफ, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि जो मेरा एफ है वो स्केलर वेरिएबल टी का फंक्शन है। उसके बाद ये बात आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम लेंगे कि एफ कैप है ना, हमने एक यूनिट वेक्टर लिया है, बी अ यूनिट वेक्टर। अभी हम कुछ सफिशिएंट कंडीशन या फिर नेसेसरी कंडीशन नहीं ले रहे हैं। अब हम एक चीज़ डिराइव करेंगे जो कि हमारी सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन में यूज़ होगी, इस वजह से मैं उसको पहले ही निकाल के रख रही हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ अभी जो हमने, क्योंकि डायरेक्शन की बात करी इस वजह से हमने यूनिट वेक्टर लिया है। तो हमने लिया है कि एफ बी अ यूनिट वेक्टर जो कि किसकी डायरेक्शन में होगा, जो कि इसकी डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। तो हमारी ये टर्म आ गई। अब यहाँ से अगर मैं जैसे एफ वेक्टर की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगा, एफ कैप इंटू एफ। तो ये हमारा एफ वेक्टर किसके इक्वल आ गया, एफ इंटू एफ कैप, इसके इक्वल आ गया। अब क्योंकि मुझे बाद में कहीं पे डेरिवेटिव टाइप की टर्म चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो डी एफ अपॉन टी डी टी आ गया। इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी एफ कैप अपॉन डी टी प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे डी एफ अपॉन डी टी इंटू में एफ कैप, हमारा ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, क्योंकि मुझे इस तरीके की टर्म भी चाहिए एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड एफ क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम अब करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, एफ के साथ प्रोडक्ट हो जाएगी। तो एफ क्रॉस एफ, वो यहाँ पे वेक्टर नहीं है, डी एफ अपॉन डी टी प्लस डी एफ अपॉन डी टी इंटू एफ। अब ये जो एफ था उसकी वैल्यू क्या थी हमारी, एफ कैप, तो इसकी जगह हम उसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एफ इंटू डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू एफ कैप इंटू में एफ डी एफ अपॉन डी टी प्लस डी एफ अपॉन डी टी इंटू एफ कैप, हमारी ये टर्म आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ इंटू डी एफ अपॉन डी टी। अब हम इसकी प्रोडक्ट कर देंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो हमारी ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर एफ कैप डी एफ अपॉन डी टी। ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इन प्लस एफ इंटू एफ कैप क्रॉस एफ कैप इंटू डी एफ अपॉन डी टी। किसी भी दो की सेम की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी हमारे किसके इक्वल आ गया, एफ स्क्वायर एफ कैप डी एफ कैप अपॉन डी टी। ये सिर्फ हमने डिराइव कर लिया क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमें इस वैल्यू की यूज़ होगा, जो कि हमने पहले ही निकाल के रख लिया है, जो कि हमारा इस तरीके से आ गया है। ठीक है, हमने क्या लिया था, एफ एक यूनिट वेक्टर लिया था। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। वहाँ से हमने उस वेक्टर की वैल्यू निकाली, फिर उसका डेरिवेटिव किया क्योंकि दिख रहा है, फिर हमने एफ के साथ मल्टीप्लाई करी क्योंकि वो भी दिख रहा है हमें साफ साफ, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या लेंगे, नेसेसरी कंडीशन लेंगे और सफिशिएंट कंडीशन लेंगे। नेसेसरी कंडीशन में इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो उसकी डायरेक्शन है ना वो कांस्टेंट है, तो हम एक कांस्टेंट वेक्टर लेके चलेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि डायरेक्शन हमारी कांस्टेंट दे रखी है ना, तो इस वजह से हम यूनिट वेक्टर लेके चलते हैं। तो यूनिट वेक्टर लेके चलेंगे जो कि कांस्टेंट होगा, और हम उससे ये प्रूव कर देंगे। फिर हम ये लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे कि जो उसकी डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, दैट इज़ वो एक कांस्टेंट वेक्टर है। कंडीशन इज नेसेसरी में हमें क्या लेके चलना है कि जो ये वेक्टर है हमारा वो कांस्टेंट डायरेक्शन में है, मतलब जो हमने यूनिट वेक्टर ले रखा है ना एफ, वो कांस्टेंट ले रखा है, जो कि एक, अगर वो हमने एफ एक कांस्टेंट वेक्टर ले रखा है, एफ इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर। अगर कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। तो डी एफ कैप अपॉन डी टी हमारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अगर डी एफ कैप अपॉन डी टी हमारा ज़ीरो है, तो हमने अभी एक टर्म डिराइव करी थी, अगर मेरी ये टर्म ज़ीरो है डी एफ अपॉन डी टी,
अगर ये टर्म ज़ीरो है, ठीक है, तो ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, तो एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, यहाँ से ज़ीरो आ जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देना और लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, अगर मेरा डी एफ अपॉन डी टी ज़ीरो है ना, तो मेरा एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी भी ज़ीरो हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि कॉन्स्टेंट हम डायरेक्शन लेके चलें और ये हमारा ज़ीरो हो गया है इस तरीके से। तो ये हमारी कंडीशन नेसेसरी थी। अब हम क्या देखेंगे, कंडीशन इज सफिशिएंट। देखो कंडीशन इज सफिशिएंट में हम क्या लेके चलेंगे कि जो हमारी ये वाली टर्म है वो ज़ीरो के इक्वल तो है, ये वाली टर्म तो हमारी ज़ीरो के इक्वल है, और जो हमारा आएगा, जो हमारा जो भी फंक्शन आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट डायरेक्शन का होगा। ठीक है, ये हमें चीज़ प्रूफ करनी है। तो हम ये चीज़ लेके चलेंगे कि एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो। तो एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो हमने ये ले लिया। ये टर्म हमारी इसके इक्वल आई थी, तो ये टर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एफ स्क्वायर एफ क्रॉस, यहाँ पे हमारा क्रॉस था तो क्रॉस आएगा डी एफ कैप अपॉन डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये टर्म हमारी ज़ीरो थी, तो ये इनकी प्रोडक्ट हमारी क्या हुई, ज़ीरो बन गई इस तरीके से। तो एफ स्क्वायर कैपिटल एफ कैप इंटू डी एफ कैप अपॉन डी टी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये एफ स्क्वायर हमारी क्या है, कोई भी मतलब टर्म है जैसे कि 2 3 4 इस तरीके की हो सकती है, तो ज़ीरो अपॉन समथिंग, ये अगर हम ज़ीरो के बाय में लेके जाएंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एफ कैप इंटू डी एफ कैप अपॉन डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो हमारी ये टर्म आ गई। फिर उसके बाद है ना, हमने एक चीज़ और पढ़ी थी थ्योरम नंबर 2 के अंदर कि उसमें ये था, जैसे मेरे पास एफ वेक्टर था ना, वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का था, तो एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी ज़ीरो हो गया था। यहाँ पे हमने वेक्टर कौन सा ले रखा है, यूनिट वेक्टर। तो हमारा यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का ही होता है यूनिट वेक्टर, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि एफ इज़ ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो हमारा एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम इन दोनों से देखें तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ ज़ीरो, इसकी डॉट प्रोडक्ट भी इसके साथ ज़ीरो है, तो हमारा डी एफ अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो डी एफ कैप अपॉन डी टी यहाँ से क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अगर कोई सी क्या भी डेरिवेटिव ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है, एफ मेरा कांस्टेंट वेक्टर है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ज़ीरो था, एफ इज़ एन कांस्टेंट वेक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं कि एफ की डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो ये इस तरीके से हमारा कांस्टेंट हो गया। तो जो ये थ्योरम थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, एक तो सेकंड थ्योरम और एक सिक्स्थ थ्योरम, अच्छे से कर लेना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो एग्जाम्पल्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।